this is me, Manjay Tirki, your language teacher. Once again, welcome to my channel. इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये वीडियो लाने में काफ़ी देर हो गया। कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। पर जैसा ही मुझे मौका मिला, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपसे एक वादा किया था कि मेरा कुछ वीडियोज़ बिगनर्स के लिए तो कुछ वीडियोस इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आज का मेरा यह वीडियो बेस्ड है बिगनर्स के लिए, जहां मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर को विस्तार से बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर देयर इज ता है, ती है, ते है एट द एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस वी विल यूज द वर्ब फॉर्म V1 और V5। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही विस्तार तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पहचान चिन्ह होता है ता है, ती है, ते है, या करता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या करता है आए, तो उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर ता है, ती है, ते है आ गया किसी हिंदी वाक्य के अंत में, तो समझ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसके लिए हम लोग V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। आज उसको हम लोग एक्सटेंसिव वे में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कौन से सिचुएशन में करते हैं। हमारा सिचुएशन यहाँ का है यूज टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्टिविटीज, परमानेंट एक्शन और यूनिवर्सल एक्शन। दैट मीन्स अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करना है तो जरूरी है कि आपका हिंदी सेंटेंस रिलेटेड हो हैबिचुअल एक्शन से, रेगुलर एक्शन से, रिपीटेड एक्टिविटीज से, परमानेंट एक्शन से, यूनिवर्सल एक्शन से। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी विस्तार तरीके से बताऊंगा, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी यूज इन मैनी डिफरेंट वेज। बट आज हम लोग बस इतनी चीजों पर फोकस करते हैं, जहां हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब, हैबिचुअल एक्शन मीन्स ऐसे कार्य जिन्हें करने की हमें आदत होती है, ऐसे कार्य जिन्हें हम लोग बार बार करते हैं। गॉट इट। रेगुलर एक्शन मतलब ऐसे कार्य जो रेगुलर बेस पर होते हो। रिपीटेड एक्टिविटीज से हमारा मतलब है ऐसे कार्य जो रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट परमानेंट एक्शन मतलब अस्थायी कार्य। अगर अस्थायी कार्यों को व्यक्त करना हो तब हम सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर यूनिवर्सल एक्शन है तो यूनिवर्सल एक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान चिन्ह को याद कर लेंगे, ता है, ती है, ते है, या करता है। ऑलराइट। उसके बाद हमको इन सिचुएशंस को याद कर लेना है कि अगर हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, अगर रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, अगर रिपीटेड एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करना हो, अगर परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, यूनिवर्सल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आई थिंक सो दैट आपके दिमाग में जरूर एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम इन हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्टिविटीज, यूनिवर्सल एक्शन, परमानेंट एक्शन को समझेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं जो आपको इन कंडीशंस को समझने में मदद करेगा। हमारा पहला सेंटेंस है
मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि वी नीड टू रीड द सेंटेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। That means before translating any Hindi sentence into English, we must read the Hindi sentence from beginning to the end, and we have to see what comes at the end of the sentence. जैसे हमारा ता है किसी हिंदी वाक्य के अंत में आए तो हम समझ जाते हैं कि वो अमुक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमें समझने की जरूरत है कि इस सेंटेंस का संबंध इनमें से किसी एक से है या नहीं है। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा सुबह 5 बजे उठने का काम एक दिन नहीं बल्कि बार बार यानी हर दिन होता है। और मेरे दोस्तों मैं बता दूं, जिन कामों को करने की हमें आदत होती है उन्हीं कामों को हम लोग बार बार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसी सेंटेंस को हम हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हैं, इसी एक्शन को, इसी सेंटेंस को रेगुलर एक्शन भी बोला जा सकता है, और इसी सेंटेंस को रिपीटेड एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक शब्द है प्रतिदिन, जिसको देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि मेरी आदत है तभी तो मैं हर रोज 5 बजे उठता हूँ। दूसरी तरफ से देखा जाए, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ, इस प्रतिदिन को देखकर पता चलता है कि भाई कार्य रेगुलर वे पर होता है, और इसी शब्द को देखकर पता चलता है कि भाई कार्य को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। तो जैसे ही पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, साथ ही ये पता चल जाता है कि जो सिचुएशन हमारा है इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर फिट बैठता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कौन होता है भाई? मैं बता दूं, कई बार सब सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना काफ़ी आसान होता है, और कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल लगता है। बट आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूं जो आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगा। तो आप इस बात को याद रख लें कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज द वन whom we speak about, and subject is the one who performs an action। यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं, या सब्जेक्ट वो होता है जिसके जो किसी कार्य को कर रहा हो। तो आप एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उठने का काम मेरे द्वारा हो रहा है। दैट मीन्स मैं सब्जेक्ट हूँ, तो सबसे पहले माई के लिए आई लगा दिया। आई के बाद मेरे को वर्ब देना है। वर्ब क्या है? उठना। उठना का इंग्लिश गेट अप होता है। क्या होता है? गेट अप। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप देखें तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। उस नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर गेट अप नहीं बल्कि गेट्स अप होना चाहिए था। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो ऐसे प्रोनाउंस है, आई और यू, जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको आप अपने दिमाग में याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो ऐसे प्रोनाउंस हैं, आई और यू। ये दोनों प्रोनाउन हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब गेटअप लगा दिया। इस गेटअप के बाद हमें क्या करना है? टाइम मेंशन करना है। सुबह 5 बजे। कितने बजे? सुबह 5 बजे। तो चूंकि 5 बजे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है तो एट लगा देंगे। आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning, उसके बाद हर दिन दैट मीन्स प्रतिदिन, एवरीडे यहाँ हम लिख देंगे, सॉरी एवरी डे लिख देंगे। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? चलिए, आपको कंफ्यूजन हो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning every day। इज माय पॉइंट क्लियर? अब हम लोग दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है, सूर्य पूरब में उगता है। अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पर भी सेंटेंस के अंत में ता है आ रहा है,
बट हमको ये देखना है कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं बोलूँ सूर्य पूरब में उगता है तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्टिविटीज है, परमानेंट एक्शन है या फिर यूनिवर्सल एक्शन है। तो अगर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि सूर्य का पूरब में उगना ये एक परमानेंट एक्शन है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये एक यूनिवर्सल एक्शन है जिसको हम और आप नहीं बल्कि प्रकृति चलाती है। तो ये हमारा यूनिवर्सल एक्शन है, और जब यूनिवर्सल एक्शन है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को पुट किया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सूर्य। आपने यहाँ पर द सन लिख दिया। हाँ, आप याद रखेंगे जितने भी हेवनली बॉडीज होते हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सन जो है एक हेवनली बॉडी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया, द सन। और उसके बाद वर्ब देना है, उगना, उगता है, ये हमारा वर्ब है। उगना का इंग्लिश राइज, RISE, बट द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। हम यहाँ लगा देंगे राइजेस, द सन राइजेस। द सन राइजेस कहाँ, पूरब में, तो इन द ईस्ट। अब ये भी याद रखेंगे कि जितने भी दिशाओं के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल का लगना जरूरी है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। गॉट इट। अब हम तीसरे सेंटेंस पर आए तो हमारा तीसरा सेंटेंस है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर भी दी है, आ रहा है। अब हमको समझने की जरूरत है कि इस हिंदी सेंटेंस का संबंध इनमें से कौन से सिचुएशन से है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ यूनिवर्सल एक्शन तक ही लिखा है, बट मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशन। गॉट इट। तो मानवीय भावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। सब्जेक्ट मेरी माँ है, कौन मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो माई मदर लव्स, वर्ब देंगे लव्स, क्योंकि माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। माय मदर लव्स, किससे, मुझसे, मी, कितना, बहुत, तो वेरी मच। इस तरीके से हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। और आपने देखा कि इन 3 एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें तो जितने भी हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्टिविटीज, ह्यूमन फीलिंग्स या फिर परमानेंट एक्शन या फिर यूनिवर्सल एक्शन आते हैं, आप उन एक्शंस को समझ सकते हैं। थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर चीज़ समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक सो दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो चलिए अब मैं दूसरी बात बता दूं कि इस स्ट्रक्चर को सिर्फ आपके नोटबुक तक रखना नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए। इसको दिमाग में एडजस्ट करने के लिए, इसको अपने दिमाग में उतारने के लिए आपको एक काम करना है कि ये जितने भी सेंटेंसेस के मैंने फॉर्म्स लिखे हैं आप देख लो। प्लस दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, माइनस दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क के साथ नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ 2 स्ट्रक्चर लिखा है। इसमें से एक का प्रयोग रिटन इंग्लिश के लिए, इसमें से एक का प्रयोग रिटन इंग्लिश के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए, तो एक का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल क्वेश्चन मार्क का साइन है, दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी मैंने 2 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
फुल स्टॉप। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो हमारा सेंटेंस मतलब हमारा स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इन रिटन इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इसका प्रयोग रिटन इंग्लिश में आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट इट एंड देन सबसे लास्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कई टीचर्स डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने दो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा है, पहला IW प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है IW प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर देखेंगे तो दोनों में खासा अंतर है। पहले वाले में मैंने IW यानी इंटेरोगेटिव वर्ड दिया, IW दैट मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड, IW दिया यानी इंटेरोगेटिव वर्ड दिया, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी के दूसरे कैटेगरी में हम डायरेक्ट इंटेरोगेटिव वर्ड देते हैं, और डायरेक्ट इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हम एक्सिलरी वर्ब यानी डू डज का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट मेन वर्ब देंगे। अगर हमें लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, अगर हमको लगता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब फॉर्म होगा वो V1 होगा, एंड देन आफ्टर वी विल पुट ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें इसे याद कर लेना है। इसे याद कर लेने के बाद हम इससे रिलेटेड एक ड्रिल को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस ग्रुप सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको ड्रिल्स करना है। आपको क्या करना है? ड्रिल करना है। मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने गलती से अंग्रेजी लिख दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सुधार दूँ, मैं इसको सुधार देता हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? तो मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, दैट मीन्स नहीं आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी कि हम प्रश्न पूछने के साथ साथ नकारात्मक भाव भी व्यक्त कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट सेंटेंस आए, मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूँ। इस क्यों को देखते पता चल जाता है कि हम प्रश्न तो पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ साथ कुछ इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा एक और सेंटेंस है, कौन स्पोकन इंग्लिश सीखता है। यहाँ पर भी हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं, बट अगर आप ध्यान दें तो इस वाले और इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है, अगर आप इस वाले सेंटेंस को देखें तो पता चलेगा हम प्रश्न तो पूछ रहे हैं बट प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हमारा ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड है यही एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट दिया, मैं सब्जेक्ट दिया आई के बाद मेरे को वर्ब देना है। वर्ब क्या है? सीखना, सीखने का इंग्लिश लर्न, तो आई लर्न। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट अगर आई हो या फिर यू हो तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। आई लर्न क्या? स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए हम लोग दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, दैट मींस नेगेटिव सेंटेंस है। हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, कौन? मैं, तो आई
आई के साथ हम लोग डू नॉट लगा देंगे। आप चाहे तो इसको कंट्राडिक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट की जगह आप डायरेक्ट डोंट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंट्राडिक्ट नहीं करके तो अलग अलग लगाया है, तो आई डू नॉट या फिर आई डोंट क्या लर्न, क्या नहीं सीखता, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्या मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूं। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारा ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट आई वांट टू टेल यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। इन दोनों टेंसेस में क्या अंतर है आप देखें। क्या मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ? अगर मैं सीखता हूँ तो बोलूँगा हाँ, अगर मैं नहीं सीखता तो मैं बोलूँगा ना। दैट मीन्स इस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। गॉट इट। अब हम लोग इस सेंटेंस में आते हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूँ। क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं? तो नहीं। अगर आप क्यों से सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब में रीजन बताना पड़ेगा कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप इसका जवाब हाँ या फिर ना से नहीं दे सकते हैं। गॉट इट। तो हमारे इन दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस में यही खासा अंतर है। अगर याद रखें कि अगर किसी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में देना संभव हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। हमारा स्ट्रक्चर होगा क्या, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ? सबसे पहले डू को बाहर निकाल देंगे, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर बोल रहा है डू, उसके बाद सब्जेक्ट कौन, आई, डू आई, उसके बाद वर्ब देना है लर्न। डू आई लर्न, क्या सीखता हूँ? स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश। गॉट इट। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस में आते हैं, यानी चौथे सेंटेंस में आते हैं, क्या मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ मैं प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और साथ में नकारात्मक भाव भी व्यक्त कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने दो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहला है वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि सेंटेंस में डू होगा या डज होगा। तो डू होगा या डज होगा, इसको जानने के लिए हमको सेंटेंस को पढ़कर सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं को देखते ही पता चल जाता है कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो आई है, और आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। व्हाट इट। डू के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है आई के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी पुट कर देंगे, डू आई नॉट। उसके बाद क्या वर्ब देना है, वर्ब क्या है, सीखना, सीखना का लर्न, and then after we have to put the object क्या, spoken English, spoken English। Got it? तो हमारा सेंटेंस हो गया डू आई नॉट लर्न स्पोकन इंग्लिश। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हम डू और नॉट को डायरेक्ट कंट्राडिक्ट कर देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा डोंट आई लर्न स्पोकन इंग्लिश। इज माय पॉइंट क्लियर। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर के सेंटेंस पे, जहां हमारा सेंटेंस है मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूं। जैसा कि मैं बोला, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं। हमारा ये सेंटेंस है मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर किसी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके तो आप समझ जाओ कि वो इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर किसी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में देना संभव ना हो तो आप समझ जाओ कि वो इंटेरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव है तो हम दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आई डब्ल्यू से हमारा मतलब है इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, अंटिल, व्हेन। ठीक है। उसके बाद हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब देखते हैं मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूँ। हमारा जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो है क्यों। तो सबसे पहले मैं इस इंटेरोगेटिव वर्ड को पुट कर दूंगा जैसा कि स्ट्रक्चर में है
तो ये क्यों के लिए वाई हो गया, वाई का बाद डूडल्स को दे रहा है, तो हमारा यहाँ जो एक्सिलरी आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा वो डू आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और आई के साथ हमेशा V1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई डू आई, उसके बाद वर्ब देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे। वर्ब क्या है, सीखना, तो लर्न, उसके बाद क्या, स्पोकन इंग्लिश, क्या स्पोकन इंग्लिश, तो एस यू स्पोकन इंग्लिश। और इट माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने देखा कि मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूँ का ट्रांसलेशन बन गया व्हाई डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने छठे सेंटेंस पर। हमारा छठा सेंटेंस है कौन स्पोकन इंग्लिश सीखता है। तो इस सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में अगर देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समानता हमें नजर आती है। क्यों, मैं स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा। अब इस वाले सेंटेंस की बात करें, कौन स्पोकन इंग्लिश सीखता है, तो यहाँ पर भी आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। दैट मीन्स ये भी इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस ही है, बट दोनों के बीच में एक अंतर भी है। अंतर क्या है, अगर हम 5th नंबर सेंटेंस की बात करें तो इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, बट छठे नंबर वाले सेंटेंस में ऐसा कोई प्रत्यक्ष सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जिस प्रश्नवाचक शब्द के जरिए हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं वही तो हमारे सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा हो उसी को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं और लिख देते हैं हु। जैसा कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है IW प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम उस इंटेरोगेटिव वर्ड को इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब दे देंगे। वर्ब हमारा क्या है, सीखना। सीखना का इंग्लिश क्या होता है, लर्न। तो हमारा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पर लर्न होगा या फिर लर्न्स होगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें कौन स्पोकन इंग्लिश सीखता है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हम एक व्यक्ति के ही विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ये हु सब्जेक्ट है वो अकेला व्यक्ति है, तो यहाँ लर्न्स होगा और लर्न का प्रयोग नहीं करेंगे। हु लर्न्स क्या, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आपके पास आए तो आप उसको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कौन जाता है, हु गोज, कौन सीखता है, हु लर्न्स, कौन आता है, हु कम्स, कौन जाते हैं, हु ऑल गो। इस तरीके से हम लोग ऐसे यानी इंटेरोगेटिव इंफिनिटिव सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन सारे सेंटेंसेस को आपको ड्रिल कर लेना है, याद कर लेना है। आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश, डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, डोंट आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, व्हाई डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश और हु लर्न्स स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि मैंने अभी सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, यानी कि आपको इसमें का एक बोला ये छोड़ दिया, स्किप कर दिया। मैंने डू नॉट नहीं बोला, मैंने डोंट बोल दिया। तो आप चाहो तो सभी सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं या फिर ड्रिल्स कर ले। आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश, डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, डोंट आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, व्हाई डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश और हु लर्न्स स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से अगर आप याद कर लें तो आपके दिमाग में जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है उसका पैटर्न तैयार हो जाएगा और आप आसानी से कन्वर्सेशन के दौरान आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही सेंटेंस आपके कन्वर्सेशन में मतलब आए, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को बना लेने से, इन सेंटेंस को समझ लेने से हमारे लिए आसानी ये होती है कि इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो वो हमारा आसानी से बन जाता है। तो आई थिंक सो कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा और आप बोर भी हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि भैया इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो, कोई कमेंट करना हो, कमेंट देना हो, अगर इससे टेंस के विषय में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।